गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। ग्रेट मंत्रा आपका दोबारा से स्वागत करता है। मैं शिवांगी आज यहाँ पर आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो गतिविधियों में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। आज हम बात करेंगे अपने भावों की और हम बात करेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार से उथल पुथल होती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है संवेग। आज हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो संवेग है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, हंसी हो गई, रोना हो गया। ये सारे जो हैं, ये सारे संवेग आपके अंदर किस प्रकार से जन्म लेते हैं। तो हम देखेंगे कि संवेग किस प्रकार से जन्म लेते हैं, संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं और देखते हैं आगे। देखिए हमारा टॉपिक है संवेग। अब जो संवेग है, संवेग को हम इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमोशन कहते हैं। जो इमोशन शब्द है आपका, इमोशन शब्द का मूल शब्द इमोवेयर है। क्या है मूल शब्द? इमोशन शब्द का मूल शब्द इमोवेयर है। अब इमोवेयर का अर्थ क्या है? इमोवेयर का अर्थ है भावों में उथल पुथल करना। ठीक है, इमोवेयर का अर्थ है भावों में उथल पुथल करना। अब देखिए एक बात और, ये जो इमोशन शब्द है ना, इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। किन किन शब्दों से मिलकर बना है देखते हैं। इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस मोशन। ई प्लस मोशन। अब इमोशन में ई और मोशन, ये दो शब्द तो आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है हम ये देखेंगे। देखिए ई का अर्थ है अंदर से, अंदर से, और मोशन का अर्थ है, मोशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को गति प्रदान करना। तो मोशन का अर्थ है गति प्रदान करना। तो यहाँ पर इमोशन, ई धन मोशन, ई प्लस मोशन। तो ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति प्रदान करना। अंदर से हम किस चीज़ को गति प्रदान करेंगे? तो हम गति प्रदान करेंगे हमारे भावों को। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर से, मतलब शरीर के अंदर से भावों को गति प्रदान करना ही इमोशन कहलाता है। क्लियर? अब देखिए हम आगे देखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया ना कि इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और इमोशन का मूल शब्द है इमोवेयर। इमोशन का अर्थ क्या है? ई का अर्थ है अंदर से और मोशन का अर्थ है गति प्रदान करना, मतलब अंदर से भावों को गति प्रदान करना। अब देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस दी हैं। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। तो देखिए पहली क्या है? संवेग मूल प्रवृत्ति का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील गुण है। अब देखिए पहले हम देखेंगे कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है। हम मूल प्रवृत्ति पहले जानेंगे। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर जो होती है वो जन्मजात पाई जाती है। जन्म से ही हमारे अंदर कुछ मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। फिर वही जब मूल प्रवृत्ति अनुकूल वातावरण के संपर्क में आती हैं, जब मूल प्रवृत्तियाँ अनुकूल वातावरण के संपर्क में आती हैं तब क्या होता है? तब उनसे हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं। मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर जन्मजात थी, फिर हमें मूल प्रवृत्तियों के अनुकूल वातावरण प्राप्त हुआ, फिर क्या हुआ? हमारे अंदर कुछ संवेग उत्पन्न हुए, फिर संवेग उत्पन्न हुए तभी तो हमने भावों को प्रकट किया। तो यही होती हैं आपकी मूल प्रवृत्तियाँ। अब देखिए क्या कह रहे हैं? संवेग मूल प्रवृत्ति का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील गुण है। अब देखिए मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर थी तो जो संवेग है वो अपरिवर्तनशील गुण है और मूल प्रवृत्ति का आवश्यक गुण है। ये कौन कहता है? ये हमारे जो मैकडूगल हैं वो कहते हैं। मैकडूगल क्या कहते हैं? कि संवेग मूल प्रवृत्तियों का आवश्यक तथा अपरिवर्तनशील गुण है। अगली डेफिनेशन क्या है? अगली डेफिनेशन है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। देखिए संवेग में क्या होता है? संवेग में यही तो होता है, हम भावों को प्रकट करते हैं तो भावों की तो प्रधानता होगी ही होगी। तो यही कहा जा रहा है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है। ये हमारे रॉस महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? रॉस महोदय। ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एग्ज़ाम में आपको डेफिनेशन लिखी मिल जाएगी
फिर आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित में से ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, और वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको अगर परिभाषा नहीं आती होगी तो आप उनमें से ऑप्शन राइट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको डेफिनीशन भी याद रखनी है कि जो किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट मैंने लिखा है कि संवेगों का सबसे पहले अध्ययन, संवेगों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? तो देखिए संवेगों का सबसे पहले अध्ययन किया विलियम जेम्स ने। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संवेगों का सबसे पहले अध्ययन किसने किया। इम्पॉर्टेंट है। देखिए सारे पॉइंट जो हैं वो इसमें इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फालतू चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है हम वही पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बाल विकास में ना जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं। बाल विकास में सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको सबको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए संवेगों का सबसे पहले अध्ययन जो है वो हमारे विलियम जेम्स ने किया था। अगला, अभी के संवेगों का सबसे पहले अध्ययन विलियम जेम्स ने किया था, लेकिन संवेगों को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले वैज्ञानिक रूप में संवेगों को मैकडूगल ने प्रस्तुत किया। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सबसे पहले अध्ययन की बात हो रही है पहले वाले पॉइंट में, और दूसरे वाले पॉइंट में ये बात की जा रही है कि संवेगों को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के आंसर आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे संवेगों की विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं कह लीजिए आप। विशेषताओं का मतलब क्या है यहाँ पे? विशेषताओं का मतलब यही है यहाँ पर कि जब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक। संवेगों की वजह से हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या गुण विकसित होते हैं, तो वो आपकी संवेगों की विशेषताएं हैं। अब संवेगों की विशेषताओं में पहला क्या है? पहला है संवेगों की व्यापकता। अब देखिए संवेगों की व्यापकता क्या है। देखिए व्यापक का मतलब क्या है? व्यापक का मतलब बहुत विस्तृत। अब आप समझिए, देखिए मैं टीचर हूँ, आप विद्यार्थी हैं, या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे अंदर भी संवेग हैं, आपके अंदर भी संवेग हैं, ठीक। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे अंदर तो संवेग हैं, आपके अंदर नहीं है। कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर, आपके अंदर, पशु के अंदर, पक्षी के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर संवेग पाए जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ही यही है कि संवेग जो है वो बहुत व्यापक होते हैं, सबके अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, उन सभी के अंदर संवेग पाए जाते हैं। बस ये है कि हमारे संवेग जो है उनका अध्ययन किया जाता है और पशु पक्षियों के संवेगों का अध्ययन नहीं किया गया है। क्लियर? तो इसीलिए कहा जाता है कि संवेग जो है वो व्यापक होते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट विशेषता संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति। अब ये क्या कह रहे हैं? ये पॉइंट हमसे कह रहा है कि संवेग जो है वो क्रियात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे अंदर जब संवेग उत्पन्न होगा तो हम कोई क्रिया करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखिए आपके अंदर संवेग उत्पन्न हुआ भय का। भय का संवेग आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ? ऐसे उत्पन्न हुआ, अब जैसे मान लीजिए आप किस चीज़ से डरते हैं वो मुझे नहीं पता। आप गर्ल्स मोस्टली देख लीजिए कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, अब यहाँ पर मुझे कॉकरोच दिख गया, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मुझे कॉकरोच दिख गया तो मैं डरूंगी ना। मैं यहाँ पर आपको भले ही पढ़ा रही हूँ, अगर लाइव क्लास चल रही होगी तो भी, अभी तो ये चलो मुझे वीडियो बना के पोस्ट करनी होती है, तब भी मैं क्या करूँगी, कॉकरोच मुझे दिखेगा तो मेरे अंदर भय का संवेग उत्पन्न होगा, तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। तो क्या हुआ? हमारे शरीर ने क्रिया करी, संवेग उत्पन्न हुआ, क्रिया हुई, हमारे शरीर ने क्रिया करी। इसी प्रकार से अगर आपके अंदर आमोद नामक संवेग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, आमोद संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा? आपको हंसी आएगी। आपको हंसी अगर आई तो क्या आप मुंह बंद करे हंस सकते हैं? नहीं हंस सकते हम। आपकी जो मुख की आकृति है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो हमारे अंदर क्या हुआ? हमने कोई तो क्रिया करी ना। संवेगों में क्रियात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, तो इससे यह सिद्ध होता है। अगला क्या है? विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना। अब देखिए विचार प्रक्रिया का लोप कैसे होता है?
जब हमारे अंदर संवेगों की उत्पत्ति हुई, जब हमारे अंदर एकदम संवेग आया, तब क्या हुआ, हम सोचने समझने की शक्ति जो है वो खो देते हैं। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं एकदम डर गई, मैंने कुछ ऐसा देख लिया, मैं डर गई, मेरे अंदर भय का संवेग उत्पन्न हुआ, तो उस टाइम मेरी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। मैं विचार नहीं कर पाऊँगी कि हाँ, मैं ये नहीं सोच पाऊँगी वीडियो चल रही है, अभी मुझे ये क्रिया नहीं करनी है। वो तो अपने आप स्वतः ही होती है ना, कि अगर मुझे डर लग रहा है तो मैं भागूंगी ही भागूंगी। तो ऐसे ही जैसे हमें क्रोध आ रहा है, तो हमें क्रोध में कुछ नहीं दिखाई देता है, हमें गुस्से में कुछ नहीं दिखाई देता है कि हमारे सामने कुछ भी आया हमने पटक दिया, फेंक दिया। तो क्रोध में भी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। तो संवेगों की विशेषता क्या है कि विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, मतलब विचार सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। अगली विशेषता है कि सुख एवं दुख का भाव निहित होना। सुख एवं दुख का भाव निहित होना, देखिए कहने का मतलब ये है कि जो संवेग होते हैं वो दो प्रकार की चीज़ें होती हैं उसमें, या तो हमें दुख की अनुभूति होगी या फिर हमें सुख की अनुभूति होगी। इन दो के अलावा हमें और किसी चीज़ की अनुभूति नहीं होती है। संवेग उत्पन्न होने से हमें या तो सुख की अनुभूति होती है या फिर दुख के भाव की अनुभूति होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि सुख एवं दुख का भाव निहित होता है। अगला, संवेगों में शारीरिक परिवर्तन का गुण। अब देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है, तो हम कोई क्रिया करेंगे तो हमारे शारीरिक परिवर्तन होता है ना। जितनी देर के लिए हमारे अंदर वो संवेग रहेगा, उतनी देर के लिए हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन भी होगा। कैसे होगा? ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके अंदर आमोद नामक संवेग आया, आपको हंसी आई, तो आपके मुख की आकृति में परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ? आपकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ, आपके दांत दिखे। तो ये क्या है? ये आपके अंदर शारीरिक परिवर्तन है। लेकिन फिर जब आमोद नामक संवेग समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर आप पुनः उसी अपनी शारीरिक अवस्था में आ जाएंगे। तो इसीलिए शारीरिक परिवर्तन का गुण जो है वो संवेगों में होता है। नेक्स्ट, संवेगों का मूल प्रवृत्ति से संबंध। देखिए, संवेग जो है वो मूल प्रवृत्ति से सीधे सीधे संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? क्योंकि मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्मजात पाई गई हैं, लेकिन जब मूल प्रवृत्तियों का संपर्क जब अनुकूलित वातावरण से होगा, तब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होंगे। तो मूल प्रवृत्ति का संबंध है ना संवेगों से, तो इसीलिए कहा गया कि संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से संबंध। नेक्स्ट, संवेगों का स्थानांतरण। अब देखिए, संवेगों का स्थानांतरण कैसे? स्थानांतरण का तो मतलब ये होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो संवेगों को हम कैसे ले जाएंगे? ले जा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक? आप जैसे किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपसे वहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, या फिर अगर नहीं भी हुई, फिर क्या हुआ? आपसे जो उच्च पद पर अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, उन्होंने आपको किसी बात पे डांट दिया, लेकिन वो हालांकि वो आपसे बड़े पद पर हैं, तो अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो आप उनसे कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? आपके अंदर क्रोध का जो संवेग है वो उत्पन्न हुआ। कहाँ हुआ? ऑफिस में। लेकिन आप वहाँ पर कुछ नहीं कह पाए अपने बॉस से। फिर आप उस संवेग को लेकर कहाँ आए? घर पर आए। आपने वो घर का अपना वो सारा गुस्सा अपनी बीवी पर उतार दिया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संवेगों का स्थानांतरण, की गुस्सा हमें किसी और पे आया था, क्रोध का संवेग हमारा ऑफिस में आया था, लेकिन हम उस संवेग को लेकर चले आए और हमने कहाँ उसका प्रयोग किया? हमने उस संवेग जो हमारे अंदर आया था वो हमने अपनी बीवी पे उतार दिया, अपना क्रोध जो है वो अपने घर में लाके उतार दिया। तो ये क्या हुआ? ये हुआ संवेगों का स्थानांतरण। अगला है संवेगों की अस्थिरता। देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि संवेग हमारे अंदर उत्पन्न तो होते हैं जब हमें वातावरण से क्रिया होती है, फिर लेकिन वो स्थिर नहीं होते हैं। संवेग फिर खत्म ही हो जाते हैं ना। अब जैसे हम हंस रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा हंसते ही रहेंगे। हमारे अंदर आमोद का संवेग आया, हमने हंसना प्रारंभ किया, अब ऐसा तो नहीं कि वो संवेग खत्म ही नहीं होगा, हम हंसते ही रहेंगे। अगर हंसते ही रहेंगे तो कोई हमें पागल बताएगा ना। तो संवेग जो है अस्थिर होते हैं, मतलब उनमें स्थिरता नहीं पाई जाती। संवेग कुछ समय के लिए हमारे अंदर आते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। संवेगों की विशेषताएं समझ में आ गई हैं? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि संवेगों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। संवेगों की व्यापकता, संवेगों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, सुख एवं दुख का भाव निहित होना, संवेगों में शारीरिक परिवर्तन का गुण,
संवेगों का मूल प्रवृत्तियों से संबंध, संवेगों में स्थानांतरण और संवेगों की अस्थिरता, ये आपकी होगी संवेगों की विशेषताएं। देखिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है कि मैंने आपको गलत बता दिया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखिए, हमने पढ़ा था ना कि संवेगों को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप में मैकडूगल ने प्रस्तुत किया था। मैकडूगल ने प्रस्तुत किया था, तो मैकडूगल जो हैं, मैकडूगल ने क्या बताया? मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। कितने प्रकार की बताई हैं? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। अब मूल प्रवृत्तियाँ, अभी हमने पढ़ा था ना कि मूल प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर जन्मजात होती हैं, उसके बाद जब वातावरण से क्रिया होती है तब क्या होता है? तब हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं। अब हम देखते हैं कि वो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ क्या हैं और उनसे कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। पहली है पलायन। देखिए, जब हमारे अंदर पलायन की मूल प्रवृत्ति जन्म से ही है, ठीक, फिर संवेग कौन सा उत्पन्न होता है? पलायन से। पलायन से भय नामक संवेग उत्पन्न होता है, मतलब डरना, ठीक। अगला है युयुत्सा। युयुत्सा जो मूल प्रवृत्ति है, इससे हमारे अंदर क्रोध नाम का, जी क्रोध नाम का ये जो संवेग होता है ये बहुत खतरनाक होता है। क्रोध नाम के संवेग से हमें हमारी जो सोच है समझ नहीं सकती है वो खत्म हो जाती है। क्रोध बहुत ही हानिकारक होता है। क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। अगर हमें क्रोध आ भी रहा है तो हमें चुपचाप, क्रोध में हमें कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहिए। क्रोध को हमें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो युयुत्सा जो है उससे क्रोध नाम का संवेग उत्पन्न होता है। अगला है निवृत्ति या समाधान। निवृत्ति या समाधान से क्या है? घृणा। घृणा नाम का संवेग उत्पन्न होता है। ऐसे ही संतान कामना, संतान कामना से वात्सल्य। नेक्स्ट भोजन की तलाश। अब देखिए, भोजन की तलाश जो है हमारे अंदर बचपन से जन्मजात है, लेकिन जब हमें वातावरण मिला, जैसे बालक जो है उसको भूख लगी, तो कैसे लगी कि भोजन की तलाश नाम की जो प्रवृत्ति थी ये तो उसके अंदर थी जन्म से। भूख उसे कब लगी? जब वो वातावरण के संपर्क में आया, ठीक। अगला क्या है? काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति का संवेग जो है वो है कामुकता। नेक्स्ट संग्रहण। अब देखिए, संग्रहण में क्या है? संग्रहण नाम की मूल प्रवृत्ति जन्म से ही पाई जाती है। अब संग्रहण का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करना। चीज़ों को हमने इकट्ठा किया तो इससे कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ? स्वामित्व या एकाधिकार, मतलब उस चीज़ पर सिर्फ मेरा अधिकार। मैंने कोई चीज़ इकट्ठी करी है, किसी चीज़ का संग्रह किया है तो उस पर सिर्फ मेरा हक है, तो ये आपका होता है स्वामित्व। नेक्स्ट आत्मगौरव। आत्मगौरव नाम की जो ये मूल प्रवृत्ति है, इससे आत्माभिमान, मतलब खुद का अभिमान, इस नाम का संवेग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट सामूहिकता। सामूहिकता मतलब समूह में रहना, इसका जो संवेग है वो है एकाकीपन, ठीक। नेक्स्ट है हास्य। हास्य नाम की जो प्रवृत्ति है उससे आमोद नाम का संवेग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट रचना धर्मिता। अब देखिए, रचना धर्मिता मतलब किसी चीज़, नई चीज़ों की रचना करना, निर्माण करना, तो ये मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। और संवेग जो है वो संवेग हमारे अंदर बाद में आता है, वो होता है कृतिभाव, मतलब चीज़ों की रचना करना, कला करना। नेक्स्ट जिज्ञासा। अब देखिए, जिज्ञासा जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तभी तो हमें आश्चर्य होगा। हम नई चीज़ों को पूछने की जो हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, जानने की जिज्ञासा होगी, इच्छा होगी, फिर हमें वो चीज़ उसके बारे में पता चलेगा तो हमें आश्चर्य होगा। समझ में आया कि जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है इसका संवेग है आश्चर्य। नेक्स्ट दीन भाव। दीन भाव का है आत्महीनता। नेक्स्ट शरणागत। शरणागत मतलब करुणा। जो शरणागत मूल प्रवृत्ति है इसका संवेग है करुणा। देखिए, संवेग वाला हमारा जो टॉपिक था ये बहुत ही सरल था। इसमें याद रखने योग्य कितनी बातें हैं। हमें क्या क्या याद रखना है कि इमोशन शब्द किस शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषाएं याद रखनी है। और ये दो मेन पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं कि पहले अध्ययन किसने किया और वैज्ञानिक रूप में किसने प्रस्तुत किया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विशेषताएं बस एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आपके माइंड में फिट हो जानी है। रटने वाली कोई चीज़ नहीं है इसमें। इसी प्रकार से आपसे मूल प्रवृत्तियाँ, ये जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं ये आपके यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में आपसे पूछ लिया जाता है कि इस मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रचना, धर्मिता, मूल प्रवृत्ति का संवेग कौन सा है, तो कौन सा है, प्रतिभाव। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एक एक करके सारे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।